हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जॉर्ज आर मार्टिन की महान सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का दूसरा हिस्सा अ क्लैश ऑफ किंग्स हमें सत्ता की उस दुनिया में और गहराई तक ले जाता है जहां हर मुस्कान के पीछे साजिश छुपी है और हर वादा खून से लिखा जाता है। पिछले एपिसोड 7 में हमने देखा कि वेस्टरोस की लड़ाई सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि दिलों और रिश्तों के बीच भी लड़ी जा रही है। कैटलिन स्टार्क की नज़र से हमने राजनीति की उस ठंडी सच्चाई को महसूस किया जहां भरोसा सबसे महंगी चीज है और एक मां का दर्द भी युद्ध का हिस्सा बन जाता है। उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ता तनाव, पुराने रिश्ते और नई दुश्मनियां, हर फैसला आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। लेकिन अब कहानी एक बार फिर करवट लेती है और हम लौटते हैं उस जगह जहां साजिशें जन्म लेती हैं। किंग्स लैंडिंग। एपिसोड 8 हमें फिर से मिलवाता है टीरियन लैनिस्टर से, एक ऐसा आदमी जिसे लोग बौना कहते हैं मगर जिसकी सोच पूरे साम्राज्य से बड़ी है। राजधानी में रहकर टीरियन अब सिर्फ खेल को देख नहीं रहा, वो खिलाड़ियों को पहचान रहा है, उनकी कमजोरियां गिन रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें शतरंज की बिसात से हटाने के लिए भी तैयार है। यहां हर सोने की चादर के नीचे गद्दारी छुपी है, हर वफादारी की कीमत है और न्याय बस एक दिखावा बन चुका है। इस अध्याय में सत्ता की असली शक्ल सामने आती है, जहां आदेश तलवार से नहीं डर से मनवाए जाते हैं, जहां एक आदमी को ऊंचा उठाने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी उसे गिराने में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब चालें और भी निर्दयी होंगी और टीरियन लैनिस्टर दिखाने वाला है कि दिमाग से लड़ी गई जंग सबसे खतरनाक होती है। चलिए शुरू करते हैं। अ क्लैश ऑफ किंग्स एपिसोड 8। टीरियन। जेनोस स्लिंट एक कसाई का बेटा था और उसकी हंसी भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई आदमी मांस काटते हुए ठहाका लगाता हो। और शराब? टीरियन ने उससे पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लॉर्ड जेनोस ने कहा और अपना प्याला आगे बढ़ा दिया। उसका शरीर एक पीपे जैसा था और उसकी क्षमता भी कुछ वैसी ही लगती थी। बिल्कुल भी आपत्ति नहीं। बढ़िया लाल शराब है। आर्बर की? डोर्न की? टीरियन ने इशारा किया और उसके सेवक ने प्याले में शराब उड़ेल दी। सेवकों को छोड़ दे तो स्मॉल हॉल में उस समय बस वही दोनों थे, एक छोटी सी मोमबत्तियों की रोशनी वाली मेज पर जिसके चारों ओर अंधेरा गहराता जा रहा था। काफी बढ़िया खोज है। डोर्न की शराबें आमतौर पर इतनी भरपूर नहीं होती। भरपूर? उस बड़े मेंढक से चेहरे वाले आदमी ने कहा और एक अच्छा खासा घूंट गले के नीचे उतार लिया। जेनोस स्लिंट चुस्की लेने वालों में से नहीं था, यह बात टीरियन ने पहली ही नजर में नोट कर ली थी। हां, भरपूर, वही शब्द जो मैं ढूंढ रहा था। शब्दों का हुनर है आप में, लॉर्ड टीरियन, अगर कहने की इजाजत हो। और कहानियां भी मजेदार सुनाते हैं। मजेदार? हाँ, मुझे खुशी है कि आपको ऐसा लगता है, टीरियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं लॉर्ड नहीं हूं जैसे आप हैं। मेरे लिए सिर्फ टीरियन ही काफी है, लॉर्ड जेनोस। जैसा आप चाहें। उसने फिर एक घूंट लिया और इस बार थोड़ी सी शराब उसके काले साटन के डबल्ट के सामने टपक गई। उसने आधी सुनहरी केप पहन रखी थी जो एक छोटे से भाले के बकल से बंधी थी। उसका नोकदार सिरा गहरे लाल रंग से एनामेल किया हुआ था और वह पूरी तरह बेतहाशा नशे में था। टीरियन ने शालीनता से मुंह ढक कर डकार ली। लॉर्ड जेनोस के उलट उसने शराब पर हाथ हल्का ही रखा था, मगर फिर भी उसका पेट पूरी तरह भरा हुआ था। हैंड के टॉवर में रहने आते ही उसने शहर की सबसे बेहतरीन रसोइया के बारे में पूछताछ की थी और उसे अपनी सेवा में ले लिया था। उस शाम के खाने में बैल की पूंछ का सूप था, गर्मियों की हरी सब्जियां जिनमें पेकान, अंगूर,
लाल सौंफ और टूटे हुए पनीर जैसे चीज के टुकड़े मिले हुए थे, गरम केकड़ा पाई, मसालेदार कद्दू और मक्खन में डूबी हुई बटेरें। हर व्यंजन के साथ अलग शराब परोसी गई थी। लॉर्ड जैनोस ने खुद माना था कि उसने जिंदगी में कभी इतना बढ़िया खाना नहीं खाया। जब आप हैरनहाल में अपनी गद्दी संभालेंगे, तब शायद यह बदल जाए, टीरियन ने कहा। बिल्कुल तय बात है। शायद मुझे आपकी इस रसोइया से कह देना चाहिए कि वह मेरी सेवा में आ जाए। आप क्या कहते हैं? इससे कम बातों पर भी युद्ध हुए हैं, टीरियन ने कहा, और दोनों देर तक हंसते रहे। हैरनहाल को अपनी जागीर बनाना हिम्मत का काम है, जैनोस ने कहा, हंसी के बाद भारी सांस लेते हुए। इतनी भयानक जगह और इतनी विशाल, उसे संभालने में बेहिसाब खर्च आता होगा। और कुछ लोग तो उसे श्रापित भी कहते हैं। पत्थरों के ढेर से मुझे डरना चाहिए? वह इस ख्याल पर जोर से हंसा। आपने कहा था मैं हिम्मती हूं। ऊपर उठने के लिए हिम्मती होना पड़ता है, जैसे मैं उठा हूं। हैरनहाल, हां, और क्यों नहीं, आप जानते हैं। और आप भी हिम्मती आदमी हैं, मुझे लगता है। छोटे कद के सही, मगर हिम्मती। आप बहुत दयालु हैं। और शराब? टीरियन ने फिर पूछा। नहीं, नहीं, सच में, मैं। ओह, देवताओं की कसम, हां। क्यों नहीं? हिम्मती आदमी पूरा पीता है। बिल्कुल, टीरियन ने लॉर्ड स्लिंट का प्याला किनारे तक भर दिया। मैंने उन नामों पर नजर डाली है जो आपने सिटी वॉच के कमांडर के तौर पर अपनी जगह लेने के लिए सुझाए हैं। अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी। 6 में से कोई भी चलेगा, मगर मैं अलार डीम को चुनूंगा। मेरा दाहिना हाथ है। बहुत अच्छा आदमी, वफादार। उसे चुनिए, पछताना नहीं पड़ेगा। अगर वह राजा को पसंद आ जाए। निस्संदेह, टीरियन ने अपनी शराब की एक छोटी सी चुस्की ली। मैं सर जैस्लिन बायवॉटर के बारे में भी सोच रहा था। वह 3 साल से मडगेट का कप्तान है, और बैलन ग्रेजॉय के विद्रोह के दौरान उसने बहादुरी से सेवा की थी। किंग रॉबर्ट ने उसे पाइक में नाइट बनाया था। और फिर भी आपके दिए हुए नामों में उसका नाम नहीं है। लॉर्ड जैनोस स्लिंट ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया, उसे एक पल अपने मुंह में घुमाया, फिर निगल गया। बायवॉटर, उसने होंठ चाटे। बहादुर आदमी है, इसमें शक नहीं, लेकिन वह थोड़ा रुका, मानो सही शब्द तलाश रहा हो। कुछ ज्यादा ही सख्त है। अजीब सा कुत्ता। आदमी उसे पसंद नहीं करते। और अपाहिज भी है, पाइक में अपना हाथ गवा बैठा था। वही वजह बनी कि उसे नाइट बनाया गया। अगर मुझसे पूछो तो यह सौदा ठीक नहीं, एक हाथ के बदले एक सर। वह ठहाका मारकर हंसा। सर जैस्लिन अपने बारे में और अपनी इज्जत के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है। मेरी नजर में बेहतर होगा कि उसे वहीं रहने दो जहां है, मेरे लो टीरियन। अलार डीम ही तुम्हारे काम का आदमी है। मुझे बताया गया है कि डीम सड़कों पर ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, टीरियन ने शांत स्वर में कहा। डरते हैं उससे, जैनोस ने तुरंत जवाब दिया। और डर दोस्ती से बेहतर होता है। मैंने उसके बारे में कुछ सुना था, टीरियन ने जैसे अनजान बनते हुए कहा। किसी वेश्यालय में कोई झगड़ा? वो, जैनोस ने हाथ हिलाया। उसकी गलती नहीं थी, मेरे लो टीरियन। नहीं, वह औरत को मारना नहीं चाहता था। वह तो उसकी अपनी नासमझी थी। डीम ने उसे चेतावनी दी थी, हट जाओ, मुझे अपना फाराजा निभाने दो। फिर भी, टीरियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माए और बच्चे, उसे अंदाजा होना चाहिए था कि वह बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। इस पनीर में से कुछ लीजिए, शराब के साथ कमाल का लगता है। बताइए,
आपने डीम को उस बदकिस्मत काम के लिए क्यों चुना? एक अच्छा कमांडर अपने आदमियों को जानता है, टीरियन, जैनोस ने कहा। कुछ लोग एक काम के लिए सही होते हैं, कुछ दूसरे के लिए। एक दूध पीते बच्चे और उसकी मां से निपटना, उसके लिए खास किस्म का आदमी चाहिए। हर कोई वो काम नहीं कर सकता, भले ही वो बस कोई वेश्या और उसका बच्चा ही क्यों न हो। शायद आप ठीक कहते हैं, टीरियन ने कहा। लेकिन उसके कानों में बस कोई वेश्या गूंजता रहा और उसके दिमाग में शाय की छवि उभर आई, और बहुत पहले की टाइशा, और वे तमाम औरतें जिन्होंने सालों में उसका सिक्का लिया था, उसका बीज लिया था। जैनोस बेखबर आगे बोलता रहा। डीम सख्त आदमी है, सख्त काम के लिए। जो कहा जाए करता है, और बाद में एक शब्द भी नहीं कहता। उसने पनीर का एक टुकड़ा काटा। यह बढ़िया है। तेज। एक तेज चाकू और तेज पनीर मिल जाए तो मैं खुश आदमी हूं। टीरियन ने कंधे उचका दिए। जब तक मिल रहा है, मजे ले लीजिए। रिवरलैंड्स जल रहे हैं और हाईगार्डन में रेनली राजा बना बैठा है। जल्द ही अच्छा पनीर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो बताइए, आपको उस वेश्या के बास्टर्ड के पीछे किसने भेजा था? लॉर्ड जैनोस ने टीरियन को सतर्क निगाह से देखा, फिर हंस पड़ा और पनीर का टुकड़ा उसकी तरफ लहराया। तुम बड़े चालाक हो, टीरियन। सोचा मुझे फंसा लोगे? शराब और पनीर से जैनोस स्लिंट से जरूरत से ज्यादा कुछ भी कहलवाया नहीं जा सकता। मुझे अपनी आदतों पर गर्व है। कोई सवाल नहीं, और बाद में कोई बात नहीं। कम से कम मुझसे तो नहीं। बिल्कुल डीम की तरह, टीरियन ने कहा। हां, वही, जैनोस ने सिर हिलाया। जब मैं हैरनहाल चला जाऊं, उसे अपना कमांडर बना देना। पछताओगे नहीं। टीरियन ने पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। वह सचमुच तेज था और शराब की धारियों से भरा हुआ, बहुत उम्दा। राजा जिसे भी चुने, उसे आपकी जगह लेना आसान नहीं होगा, उसने कहा। लॉर्ड मॉर्मोंट भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। लॉर्ड जैनोस का चेहरा उलझन से भर गया। मैं तो समझा था वो कोई लेडी है। मॉर्मोंट, जो भालुओं के साथ सोती है, वही? मैं उसके भाई की बात कर रहा था, टीरियन ने कहा। जियोर मॉर्मोंट, नाइट्स वॉच के लॉर्ड कमांडर। जब मैं दीवार पर उनसे मिलने गया था, उन्होंने बताया था कि उन्हें अपनी जगह लेने के लिए एक अच्छे आदमी की कितनी चिंता है। आजकल वॉच को अच्छे आदमी बहुत कम मिलते हैं। टीरियन ने दांत दिखाकर मुस्कुराया। आप जैसे आदमी के साथ उन्हें ज्यादा चैन की नींद आती, या बहादुर अलार डीम के साथ। लॉर्ड जैनोस जोर से गरजा। उसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं, कोई सोचेगा भी नहीं, टीरियन ने कहा। लेकिन जिंदगी अजीब मोड़ लेती है। एड स्टार्क को ही देख लीजिए, मेरे लॉर्ड। क्या उसने कभी सोचा होगा कि उसकी जिंदगी बेलर के सेप्ट की सीढ़ियों पर खत्म होगी? बहुत कम लोग थे जिन्होंने सोचा था, लॉर्ड जैनोस ने हंसते हुए माना। टीरियन भी हंसा। अफसोस, मैं यहां नहीं था उसे देखने के लिए। कहते हैं, यहां तक कि वेरिस भी चौंक गया था। लॉर्ड जैनोस इतनी जोर से हंसा कि उसका पेट हिलने लगा। वो मकड़ी, उसने कहा। कहते हैं सब कुछ जानता है। खैर, यह तो उसे भी नहीं पता था। पता कैसे होता? टीरियन के स्वर में ठंडक की पहली हल्की परत उतर आई। वह मेरी बहन को समझाने में मदद कर रहा था कि स्टार्क को माफ कर दिया जाए, शर्त यह कि वह काला लबादा पहन ले। जैनोस स्लिंट ने पलकें झपकाईं, जैसे ठीक से समझ न पाया हो। मेरी बहन, सरसी, टीरियन ने थोड़ा और जोर देकर दोहराया, कहीं उस मूर्ख को भ्रम न रह जाए। क्वीन रीजेंट। हां, स्लिंट ने एक और घूंट लिया। उस बारे में। खैर, राजा का हुक्म था, मेरे लॉर्ड। खुद राजा का। राजा 13 साल का है,
टीरियन ने उसे याद दिलाया। फिर भी, जेनोस ने कहा, और उसकी ठुड्डियां सिकुड़ गईं, वह राजा है, 7 राज्यों का स्वामी। कम से कम 1-2 का तो, टीरियन ने खट्टी मुस्कान के साथ कहा। क्या मैं आपका भाला देख सकता हूं? मेरा भाला? लॉर्ड जेनोस ने हैरानी से आंखें झपकाईं। टीरियन ने इशारा किया। आपकी केप को थामने वाला बकल। हिचकिचाते हुए लॉर्ड जेनोस ने वह सजावटी भाला निकाला और टीरियन के हाथ में थमा दिया। लैनिस्पोर्ट में हमारे सुनार इससे बेहतर काम करते हैं, टीरियन ने राय दी। ये लाल एनामेल वाला खून कुछ ज्यादा ही गाढ़ा है, अगर बुरा न माने। बताइए, मेरे लॉर्ड, क्या आपने खुद वह भाला उस आदमी की पीठ में घोंपा था, या बस हुक्म दिया था? मैंने हुक्म दिया था, और फिर दूंगा, जेनोस स्लिंट गरजा। लॉर्ड स्टार्क गद्दार था, उसके सिर के बीच का गंजा हिस्सा चुकंदर की तरह लाल हो चुका था, और सोने की कढ़ाई वाली उसकी केप फिसलकर कंधों से उतरते हुए जमीन पर आ गिरी। उस आदमी ने मुझे खरीदने की कोशिश की थी, यह जाने बिना कि आप तो पहले ही बिक चुके थे। स्लिंट ने अपना शराब का प्याला जोर से मेज पर पटका। क्या तुम नशे में हो? अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहां बैठकर अपनी इज्जत पर सवाल उठवाऊंगा तो। कौन सी इज्जत? टीरियन की आवाज में ठंडक थी। मानता हूं, आपने सर जैसलिन से बेहतर सौदा किया। पीठ में भाले की एक मार के बदले लॉर्डशिप और एक किला, और वह भी बिना खुद भाला घोंपे। उसने वह सुनहरी सजावट उछालकर जेनोस स्लिंट की ओर फेंक दी। आदमी उठ खड़ा हुआ, वह वस्तु उसके सीने से टकराई और खड़खड़ाती हुई फर्श पर जा गिरी। मुझे तुम्हारे लहजे से नफरत है, मेरे लो इम्प, जेनोस चीखा। मैं हैरनहाल का लॉर्ड हूं और राजा की परिषद का सदस्य हूं। तुम कौन होते हो मुझे इस तरह डांटने वाले? टीरियन ने सिर एक ओर झुकाया। मुझे लगता है तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूं। तुम्हारे कितने बेटे हैं? मेरे बेटों से तुम्हारा क्या लेना देना, बौने? बौना? टीरियन की आंखों में गुस्सा चमका। इम्प तक रुक जाना चाहिए था। मैं हाउस लैनिस्टर का टीरियन हूं, और एक दिन, अगर देवताओं ने तुम्हें समुद्री घोंघे से ज्यादा अक्ल दी है, तुम घुटनों के बल गिरकर शुक्र मनाओगे कि तुम्हें मुझसे निपटना पड़ा, मेरे पिता से नहीं। अब बताओ, तुम्हारे कितने बेटे हैं? जेनोस स्लिंट की आंखों में अचानक डर उतर आया। 3, मेरे लॉर्ड। और एक बेटी। कृपया, मेरे लॉर्ड। भीख मांगने की जरूरत नहीं। टीरियन कुर्सी से उतर आया। मैं वादा करता हूं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। छोटे लड़कों को स्क्वायर के तौर पर पालने भेज दिया जाएगा। अगर वे अच्छी और वफादार सेवा करेंगे, तो वक्त के साथ नाइट भी बन सकते हैं। यह कभी न कहा जाए कि हाउस लैनिस्टर अपने सेवकों को इनाम नहीं देता। तुम्हारा बड़ा बेटा लॉर्ड स्लिंट का खिताब पाएगा, और तुम्हारा यह भयानक निशान भी। उसने उस छोटे सुनहरे भाले को ठोकर मारी, वह फर्श पर फिसलता चला गया। उसके लिए जमीनें ढूंढी जाएंगी, और वह अपनी एक जागीर बना सकता है। वह हैरनहाल नहीं होगी, मगर काफी होगी। लड़की की शादी तय करना उसी पर छोड़ा जाएगा। जेनोस स्लिंट का चेहरा लाल से सफेद पड़ गया। क्या? तुम क्या करने वाले हो? उसकी ढीली ठुड्डियां कांप रही थी, जैसे चर्बी के ढेर। तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूं? टीरियन ने उसे एक पल तक कांपने दिया, फिर बोला। करैक जहाज समर्स ड्रीम सुबह की ज्वार के साथ रवाना होगा। उसका कप्तान कहता है कि वह गलटाउन, 3 सिस्टर्स, स्कागोस द्वीप और ईस्ट वॉच बाय द सी पर रुकेगा। जब तुम लॉर्ड कमांडर मॉर्मोंट से मिलो, तो उन्हें मेरी शुभकामनाएं देना, और कहना कि नाइट्स वॉच की जरूरतें मैं भूला नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए लंबी उम्र और अच्छी सेवा की कामना करता हूं, मेरे लॉर्ड। जब जेनोस स्लिंट को समझ आया कि उसे वहीं पर मौत के घाट नहीं उतारा जा रहा, तो उसके चेहरे पर रंग लौट आया। उसने जबड़ा आगे निकाला। हम देखेंगे इस बारे में, इम्प।
बोने। हो सकता है उस जहाज पर तुम जाओ, क्या कहते हो सकता है दीवार पर तुम्हें भेजा जाए। उसकी हंसी घबराई हुई थी। तुम्हारी धमकियां? खैर, देखेंगे। मैं राजा का दोस्त हूं, जानते हो। जॉफ्री इस पर क्या कहता है, यह भी सुनेंगे। और पीटर, लिटिल फिंगर और रानी, ओह हाँ, जेनोस स्लिंट के बहुत दोस्त हैं। देखेंगे कौन समंदर की सैर पर जाता है, मैं वादा करता हूं। हां, जरूर देखेंगे। स्लिंट एड़ी पर ऐसे घूम गया जैसे वह अब भी सिटी वॉच का वही पहरेदार हो और स्मॉल हॉल की पूरी लंबाई नापता हुआ तेज कदमों से बढ़ चला। पत्थर की जमीन पर उसके बूटों की आवाज गूंज रही थी। वह सीढ़ियां चढ़ा, दरवाजा धड़ाम से खोला और ठीक सामने जा टकराया एक लंबे चौड़े जबड़े वाले आदमी से, जिसने काले ब्रेस्टप्लेट और सुनहरी केप पहन रखी थी। उसकी दाहिनी कलाई के ठूंठ पर लोहे का हाथ बंधा हुआ था। उभरी हुई भौहों के नीचे उसकी गहरी धंसी आंखें चमक रही थीं और उसके नमक मिर्च जैसे बालों का गुच्छा रोशनी में साफ दिख रहा था। जेनोस, उसने कहा। उसके पीछे 6 गोल्ड क्लोक्स चुपचाप स्मॉल हॉल में दाखिल हो गए और जेनोस स्लिंट अनायास पीछे हटने लगा। लॉर्ड स्लिंट, टीरियन ने आवाज लगाई, मुझे लगता है आप सर जैस्लिन बायवॉटर को जानते हैं, सिटी वॉच के हमारे नए कमांडर। हमने आपके लिए इंतजाम कर रखा है, मेरे लॉर्ड, सर जैस्लिन ने स्लिंट से कहा। डॉक्स दूर और अंधेरे हैं और रात में सड़कें सुरक्षित नहीं होती। आदमियों, गोल्ड क्लोक्स ने अपने एक समय के कमांडर को बाहर की ओर ले जाना शुरू किया। जैसे ही वे उसे ले जा रहे थे, टीरियन ने सर जैस्लिन को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ चर्मपत्र थमा दिया। यात्रा लंबी है और लॉर्ड स्लिंट को संगत की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना कि ये 6 लोग समर्स ड्रीम पर उसी के साथ सवार हों। बायवॉटर ने नामों पर एक नजर डाली और मुस्कुरा दिया। जैसा आप चाहें। एक नाम है, टीरियन ने धीमे से कहा। डीम। कप्तान से कह देना, अगर ईस्ट वॉच पहुंचने से पहले वह आदमी संयोग से जहाज से बहकर समुद्र में चला जाए तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। सुना है उत्तर के पानी बड़े तूफानी होते हैं, मेरे लॉर्ड, सर जैस्लिन ने झुककर सलाम किया और चला गया। जाते जाते उसका बूट स्लिंट की सुनहरी केप पर पड़ा। टीरियन अकेला बैठा रह गया, डोर्न की उस मीठी, उम्दा शराब की आखिरी बची चुस्कियां लेता हुआ। सेवक आते जाते रहे, मेज से बर्तन समेटते रहे। उसने उनसे कहा कि शराब रहने दो। जब सब निपट गया तो वेरिस फिसलते हुए हॉल में दाखिल हुआ, लेवेंडर रंग के बहते लबादे पहने, जिनकी खुशबू उसके अपने शरीर की खुशबू से मेल खा रही थी। ओह, कितनी खूबसूरती से किया, मेरे भले लॉर्ड। तो फिर मेरे मुंह में यह कड़वाहट क्यों रह गई है? टीरियन ने उंगलियां अपनी कनपटियों पर दबाईं। मैंने उन्हें अलार डीम को समंदर में फेंक देने को कहा था। सच कहूं तो तुम्हारे साथ भी वही करने का मन कर रहा है। नतीजा आपको निराश कर सकता है, वेरिस ने जवाब दिया। तूफान आते जाते रहते हैं, लहरें सिर के ऊपर से गुजरती हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं और मैं तैरता ही रहता हूं। क्या मुझे उस शराब का स्वाद चखने की इजाजत मिलेगी जिसे लॉर्ड स्लिंट इतना पसंद कर रहे थे? टीरियन ने भौहें सिकोड़ते हुए मटका सा इशारा किया। वेरिस ने प्याला भरा। आह, गर्मियों जितनी मीठी, उसने एक और घूंट लिया। मेरी जीभ पर अंगूर गा रहे हैं। मुझे भी हैरानी हो रही थी कि वह आवाज क्या है, टीरियन बुदबुदाया। अंगूरों से कहो चुप रहे, मेरा सिर फटने को है। यह मेरी बहन थी। वही बात थी जिसे ओ सो फादर लॉर्ड जेनोस कहने से बचता रहा। सर्सी ने ही गोल्ड क्लोक्स को उस वेश्यालय भेजा था। वेरिस ने घबराई सी किलकारी भरी। तो उसे सब पता था शुरू से। तुमने यह हिस्सा छोड़ दिया, टीरियन ने आरोप लगाया। आपकी अपनी प्यारी बहन, वेरिस ने कहा, इतना शोकाकुल दिखते हुए मानो रो पड़ेगा।
किसी आदमी को यह बताना आसान नहीं होता, मेरे लॉर्ड। मुझे डर था कि आप इसे कैसे लेंगे। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? नहीं, टीरियन झिड़क उठा। तुम पर लानत। उस पर भी। वह जानता था वह सरसी को छू नहीं सकता। अभी नहीं। चाहे वह चाहे भी, और वह पूरी तरह निश्चित नहीं था कि वह चाहता है। फिर भी यह बात उसे भीतर से खाए जा रही थी कि यहां बैठकर वह न्याय का तमाशा कर रहा है, जेनोस स्लिंट और अलार डीम जैसे दयनीय लोगों को सजा देकर, जबकि उसकी बहन अपने क्रूर रास्ते पर बेधड़क आगे बढ़ती जा रही है। आगे से उसने कहा, तुम जो जानते हो वह सब मुझे बताओगे, लॉर्ड वेरिस। जो भी जानते हो, सब कुछ। खोजे की मुस्कान और भी चालाक हो गई। उसमें काफी वक्त लग सकता है, मेरे भले लॉर्ड, उसने नरमी से कहा, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूं। इस बच्चे को बचाने के लिए शायद वह सब भी काफी नहीं था, टीरियन ने कड़वाहट से कहा। अफसोस नहीं, वेरिस ने नरमी से जवाब दिया। एक और बास्टर्ड था, एक लड़का, थोड़ा बड़ा। उसे खतरे से दूर रखने के लिए मैंने कदम उठाए थे। लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस नन्ही बच्ची पर भी आंच आएगी। 1 साल से भी कम उम्र की, नाजायज जन्मी लड़की, जिसकी मां एक वेश्या थी। वह भला कौन सा खतरा बन सकती थी? वह रॉबर्ट की थी, टीरियन ने जहर भरे स्वर में कहा। लगता है सरसी के लिए यही काफी था। हां, वेरिस ने सिर झुकाया। यह बेहद दुखद है। उस मासूम बच्ची और उसकी मां के लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। वह इतनी कम उम्र की थी और राजा से प्रेम करती थी। क्या सच में? टीरियन ने कहा। उसने कभी उस मरी हुई लड़की का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में वह एक साथ शाय भी थी और टाइशा भी। क्या कोई वेश्या सच में किसी से प्रेम कर सकती है? मैं सोचता हूं। नहीं, जवाब मत देना। कुछ बातें हैं जो मैं जानना ही नहीं चाहता। उसने शाय को पत्थर और लकड़ी से बने एक फैले हुए मकान में रखा था। अपना कुआं, अस्तबल और बगीचा तक था वहां। उसकी जरूरतों के लिए नौकर दिए थे। समर आइल्स से आई एक सफेद चिड़िया संगत के लिए, पहनने को रेशम, चांदी और रत्न, और पहरा देने को गार्ड। फिर भी वह बेचैन लगती थी। वह उससे ज्यादा साथ चाहती थी। वह कहती थी, उसकी सेवा करना चाहती थी, उसकी मदद करना चाहती थी। तुम मेरी सबसे ज्यादा मदद यही करती हो, चादरों के बीच। टीरियन ने एक रात उनके प्रेम के बाद कहा था, जब वह उसके पास लेटा था, उसका सिर उसकी छाती पर टिका हुआ था और उसकी जांघों में मीठी सी टीस थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें बोली। और उन आंखों में टीरियन साफ देख सकता था कि यह वह जवाब नहीं था जो वह सुनना चाहती थी। एक गहरी सांस लेते हुए टीरियन फिर से शराब की ओर हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उसे लॉर्ड जेनोस याद आ गया। उसने मटका दूर धकेल दिया। लगता है मेरी बहन स्टार्क की मौत के बारे में सच ही कह रही थी, उसने कहा। उस पागलपन के लिए हमें अपने भतीजे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हुक्म किंग जॉफरी ने दिया था, वेरिस बोला। जेनोस स्लिंट और सर इलिन पेन ने उसे अंजाम दिया, तेजी से, बिना हिचक। मानो वे इसके लिए पहले से तैयार हों, टीरियन ने बात काटी। हां, हम यह सब पहले भी उधेड़ चुके हैं, बिना किसी नतीजे के। एक मूर्खता। अब जबकि सिटी वॉच आपके हाथ में है, मेरे लॉर्ड, वेरिस ने सावधानी से कहा, आप इस स्थिति में हैं कि महामहिम से आगे कोई और मूर्खताएं न हो, यह सुनिश्चित कर सके। हालांकि रानी की घरेलू सेना को भी ध्यान में रखना होगा। लाल केप, टीरियन ने कंधे उचका दिए। वाइलार की वफादारी कास्टली रॉक के साथ है। वह जानता है कि मैं यहां अपने पिता के अधिकार के साथ बैठा हूं। सरसी के लिए उसके आदमियों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। और वैसे भी वे सिर्फ 100 हैं। मेरे पास अपने आदमी उससे 1.5 गुना हैं। और 6000 गोल्ड क्लोक्स,
अगर बायवॉटर वैसा ही आदमी है जैसा तुम कहते हो, आप पाएंगे कि सर जैसलिन साहसी, सम्मानित, आज्ञाकारी और बेहद कृतज्ञ है। किसके प्रति? यह सोचने वाली बात है, टीरियन ने कहा। वह वेरिस पर भरोसा नहीं करता था, हालांकि उसकी कीमत से इनकार भी नहीं कर सकता था। वह बातें जानता था, इसमें कोई शक नहीं। तुम इतने मददगार क्यों हो, लॉर्ड वेरिस? उसने पूछा, उसके मुलायम हाथों, पाउडर लगे गंजे चेहरे और उस चिकनी सी मुस्कान को परखते हुए। आप हैंड हैं, वेरिस बोला। मैं राज्य की सेवा करता हूं, राजा की और आपकी, जैसे तुमने जॉन एरिन और एड स्टार्क की सेवा की। मैंने लॉर्ड एरिन और लॉर्ड स्टार्क की जितनी हो सकी उतनी अच्छी सेवा की, वेरिस ने गंभीरता से कहा। उनकी असमय मौतों से मैं बेहद दुखी और भयभीत था। सोचो मैं कैसा महसूस करता हूं, टीरियन ने कहा। अगला नंबर शायद मेरा ही है। ओह, मुझे ऐसा नहीं लगता, वेरिस ने अपने प्याले में शराब घुमाते हुए कहा। सत्ता बड़ी अजीब चीज है, मेरे लॉर्ड। शायद आपने उस पहेली पर दोबारा सोचा हो जो मैंने उस दिन सराय में आपसे पूछी थी। एक दो बार मेरे दिमाग में जरूर आई है, टीरियन ने माना। राजा, पुजारी, अमीर आदमी, कौन जिएगा और कौन मरेगा? तलवारधारी किसकी आज्ञा मानेगा? यह ऐसी पहेली है जिसका कोई एक जवाब नहीं, या यूं कहें बहुत ज्यादा जवाब हैं। सब कुछ उस आदमी पर निर्भर करता है जिसके हाथ में तलवार है। और फिर भी वह कोई नहीं है, वेरिस ने कहा। न उसके सिर पर ताज है, न सोना, न देवताओं की कृपा, सिर्फ नुकीले इस्पात का एक टुकड़ा। और वही इस्पात जीवन और मृत्यु की ताकत है, टीरियन ने कहा। बिल्कुल, वेरिस ने हामी भरी। लेकिन अगर सच में हम पर राज तलवारधारी करते हैं तो हम यह नाटक क्यों करते हैं कि सत्ता हमारे राजाओं के हाथ में है? कोई ताकतवर आदमी हाथ में तलवार लिए जॉफ्री जैसे बच्चे राजा की आज्ञा क्यों माने, या उसके शराब में डूबे मूर्ख पिता की? क्योंकि ऐसे बच्चे राजा और शराबी मूर्ख दूसरे ताकतवर आदमियों को बुला सकते हैं और दूसरी तलवारें, टीरियन ने जवाब दिया। तो फिर असली शक्ति उन दूसरी तलवारों के पास हुई, वेरिस मुस्कुराया। या फिर नहीं? वे तलवारें आई कहां से? और वे आज्ञा क्यों मानती हैं? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है। कुछ कहते हैं हर शक्ति देवताओं से आती है। और कुछ का कहना है कानून से। मगर बेलर के सेप्ट की सीढ़ियों पर उस दिन हमारे धर्मपरायण हाई सेप्टन, वैद क्वीन रीजेंट और आपका अत्यंत ज्ञानवान सेवक सब उतने ही बेबस थे जितना भीड़ में कोई मोची या कूपर। आपको क्या लगता है, एड स्टार्क को सच में किसने मारा? जॉफ्री ने, जिसने हुक्म दिया? सर इलिन पेन ने, जिसने तलवार चलाई? या कोई और? टीरियन ने सिर एक ओर झुकाया। क्या तुम अपनी इस बदनसीब पहेली का जवाब देने वाले हो, या बस मेरा सिर और दुखाने आए हो? वेरिस मुस्कुराया। तो सुनिए, शक्ति वहीं रहती है जहां लोग मानते हैं कि वह रहती है, न उससे ज्यादा न कम। तो शक्ति बस मदारी का खेल है, टीरियन ने कहा। दीवार पर पड़ती एक छाया, वेरिस ने धीमे से कहा, मगर छायाएं भी मार सकती हैं। और अक्सर एक बहुत छोटा आदमी बहुत बड़ी छाया डाल सकता है। टीरियन मुस्कुराया। लॉर्ड वेरिस, मैं अजीब तरह से तुम्हें पसंद करने लगा हूं। हो सकता है मैं तुम्हें कभी मार ही दूं, मगर लगता है तब मुझे दुख होगा। मैं इसे बड़ा सम्मान समझूंगा। आखिर तुम हो कौन, वेरिस? टीरियन को महसूस हुआ कि वह सच में जानना चाहता है। लोग कहते हैं मकड़ी। जासूसों और खबरनवीसों को शायद ही कोई प्यार करता है, मेरे लॉर्ड, वेरिस ने कहा। मैं तो बस राज्य का एक वफादार सेवक हूं। और एक खोजा, टीरियन ने जोड़ा। इसे मत भूलना। मैं शायद ही कभी भूलता हूं।
लोग मुझे भी हाफमैन कहते हैं, टीरियन बोला, मगर मुझे लगता है देवता मुझ पर कुछ ज्यादा दयालु रहे। मैं छोटा हूं, मेरे पैर टेढ़े हैं, और औरतें मुझे किसी बड़ी चाह से नहीं देखती। फिर भी मैं आदमी हूं। शायद पहली नहीं है जिसने मेरा बिस्तर साझा किया हो, और एक दिन मैं शादी भी कर सकता हूं, एक बेटा भी हो सकता है। अगर देवता अच्छे हुए तो वह अपने चाचा जैसा दिखेगा और अपने पिता जैसा सोचेगा। तुम्हारे पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं। बौने, देवताओं की एक शरारत है, मगर खोजे आदमी बनाते हैं। तुम्हें किसने काटा, वेरिस? कब और क्यों? तुम सच में हो कौन? खोजे की मुस्कान जरा भी नहीं डगमगाई, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका जो हंसी नहीं था। आपका पूछना दयालुता है, मेरे लॉर्ड, उसने कहा, मगर मेरी कहानी लंबी और दुख भरी है, और हमारे पास राजद्रोह पर चर्चा करने को है। उसने अपने चोगे की आस्तीन से एक चर्मपत्र निकाला। किंग्स गैली व्हाइट हार्ट का कप्तान 3 दिन बाद लंगर उठाकर लॉर्ड स्टैनिस को अपनी तलवार और जहाज सौंपने की साजिश कर रहा है। टीरियन ने लंबी सांस ली। तो लगता है हमें उस आदमी से कोई खूनी सबक लेना ही पड़ेगा। सर जैसलिन उसका यूं गायब हो जाना तय कर सकते हैं, वेरिस बोला, मगर राजा के सामने मुकदमा दूसरे कप्तानों की वफादारी बनाए रखने में मदद करेगा, और मेरे शाही भतीजे को व्यस्त भी रखेगा। जैसा तुम कहो, टीरियन ने कहा। उसे जॉफरी के न्याय की एक खुराक दे दो। वेरिस ने चर्मपत्र पर एक और निशान लगाया। सर होरास और सर हॉबर रेडवाइन ने एक पहरेदार को रिश्वत दी है ताकि परसों की रात उन्हें एक छोटे पिछवाड़े के फाटक से बाहर जाने दिया जाए। इंतजाम कर दिया गया है। वे पेंटोशी गैली मूनरनर पर चढ़ेंगे, नाव खेने वालों का भेस धरकर। टीरियन के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। क्या हम उन्हें कुछ साल उन्हीं चप्पों पर बैठाए रख सकते हैं? जरा देखना चाहूंगा उन्हें कैसा लगता है। फिर उसने कंधे उचका दिए। नहीं, मेरी बहन ऐसे कीमती मेहमानों को खोकर टूट जाएगी। सर जैसलिन को खबर दो। जिस आदमी ने रिश्वत ली है उसे पकड़ो और बड़े प्यार से समझाओ कि नाइट्स वॉच का भाई बनना कितनी बड़ी इज्जत है। और मूनरनर के आसपास आदमी तैनात कर दो, कहीं रेडवाइन किसी दूसरे पहरेदार की जेब भी हल्की न कर दे। जैसा आप चाहें, वेरिस ने फिर एक निशान लगाया। आज शाम आपके आदमी टिमेट ने सिल्वर स्ट्रीट की एक जुए की अड्डे में एक शराब बेचने वाले के बेटे को मार डाला। उस पर टाइल्स में धोखा देने का आरोप था। क्या आरोप सच था? टीरियन ने पूछा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो शहर के ईमानदार लोग टिमेट के आभारी होंगे, टीरियन ने कहा। मैं देखूंगा कि उसे राजा का धन्यवाद मिले। खोजे ने हल्की सी घबराई हुई हंसी और एक और निशान बना दिया। एक और बात है, पवित्र लोगों की अचानक बाढ़ आ गई है। लगता है धूमकेतु ने अजीबोगरीब पादरी, उपदेशक और नबी पैदा कर दिए हैं। वे शराबखानों और ढाबों में भीख मांगते हैं, और जो रुककर सुन ले उसे विनाश और तबाही की भविष्यवाणियां सुनाते हैं। टीरियन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। एगोन के उतरने के 300वें साल के करीब हैं। ऐसी बातें होना तो तय ही है। उन्हें बकने दो। वे डर फैला रहे हैं, मेरे लॉर्ड। मुझे लगा वह तुम्हारा काम है, टीरियन ने सूखे स्वर में कहा। वेरिस ने हाथ से मुंह ढक लिया। आप कितने निर्दयी हैं। आखिरी मामला, लेडी टांडा ने कल रात एक छोटा सा भोज दिया। आपके देखने के लिए मेन्यू और मेहमानों की सूची मेरे पास है। जब शराब परोसी गई, लॉर्ड गाइल्स राजा के नाम जाम उठाने खड़े हुए, और तभी सर बैलन स्वॉन की आवाज आई, इसके लिए हमें 3 प्याले चाहिए होंगे। बहुत से लोग हंसे। टीरियन ने हाथ उठाकर बात रोक दी। काफी है। सर बैलन ने बस एक मजाक किया। मुझे मेज पर की देशद्रोही गपशप में दिलचस्पी नहीं, लॉर्ड वेरिस। आप जितने बुद्धिमान हैं, उतने ही सौम्य भी, वेरिस बोला।
चर्मपत्र उसकी आस्तीन में गायब हो गया। हम दोनों के पास बहुत काम है, मैं चलता हूं। खोजा बाहर चला गया। उसके जाते ही टीरियन देर तक मोमबत्ती की लौ को देखता बैठा रहा, यह सोचते हुए कि जेनोस स्लिंट की बर्खास्तगी की खबर पर उसकी बहन कैसी प्रतिक्रिया देगी। अगर उसका अंदाज सही था तो खुशी तो बिल्कुल नहीं, गुस्से से भरा विरोध पत्र लॉर्ड टाइविन को हैरनहाल भेजने के अलावा सर्सी के पास करने को ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। अब सिटी वॉच उसके हाथ में थी, साथ ही 150 उग्र पहाड़ी कबीलाई योद्धा और ब्रॉन द्वारा जुटाए जा रहे भाड़े के सिपाहियों की बढ़ती ताकत। कम से कम बाहर से तो वह अच्छी तरह सुरक्षित दिखता था। निस्संदेह एडर्ड ने भी कभी यही सोचा होगा। जब टीरियन स्मॉल हॉल से बाहर निकला, रेड कीप अंधेरी और शांत थी, जैसे पत्थरों ने भी सांस रोक ली हो। उसके सोलर में ब्रॉन इंतजार कर रहा था। स्लिंट, उसने सीधा सवाल किया। लॉर्ड जेनोस सुबह की पहली ज्वार के साथ वॉल के लिए रवाना होगा, टीरियन ने थके हुए स्वर में कहा। वेरिस चाहता है कि मैं यह मानूं कि मैंने जॉफ्री के आदमी को हटाकर अपना आदमी बैठा दिया है। ज्यादा मुमकिन यह है कि मैंने पीटर के आदमी की जगह वेरिस का आदमी बिठा दिया हो। मगर ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। ब्रॉन ने सिर हिलाया। तुम्हें पता होना चाहिए, टिमेट ने एक आदमी को मार दिया है। वेरिस ने बता दिया। टीरियन ने बात काट दी। भाड़े का सिपाही जरा भी हैरान नहीं लगा। मूर्ख ने सोचा, एक आंख वाले आदमी को ठगना आसान होगा। टिमेट ने खंजर से उसकी कलाई मेज पर ठोंक दी और नंगे हाथों उसका गला फाड़ दिया। उसके पास एक तरकीब है, वह उंगलियों को सख्त कर लेता है। इन खूंखार ब्योरों से मुझे बख्श दो, टीरियन ने कराहते हुए कहा। मेरा खाना पेट में ठीक नहीं बैठा है। भर्ती कैसी चल रही है? ठीक ठाक। आज रात 3 नए आदमी मिले। तुम तय कैसे करते हो कि किसे रखना है? मैं उन्हें देखता हूं, पूछताछ करता हूं, कहां लड़े हैं और झूठ कितनी सफाई से बोलते हैं। ब्रॉन के होंठों पर टेढ़ी मुस्कान आई। फिर मैं उन्हें मौका देता हूं कि वे मुझे मारने की कोशिश करें और मैं भी वही करता हूं। किसी को मारा? किसी ऐसे को नहीं जो हमारे काम का होता। और अगर उनमें से कोई तुम्हें मार दे तो वही आदमी होगा जिसे तुम्हें जरूर रखना चाहिए। टीरियन हल्का सा नशे में था और बेहद थका हुआ। उसकी आवाज धीमी हो गई। ब्रॉन, मुझे एक बात बता। अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बच्चे को मार दो, एक शिशु लड़की को, मान लो, जो अभी अपनी मां की छाती से लगी हो, क्या तुम कर दोगे? बिना सवाल किए? बिना सवाल? भाड़े के सिपाही ने अंगूठे और तर्जनी को रगड़ा। नहीं, पहले पूछूंगा कितना मिलेगा, और फिर मेरे पास तुम्हारे जैसे अलार्डीन की क्या जरूरत थी, लॉर्ड स्लिंट? टीरियन ने मन ही मन सोचा। मेरे पास तो अपने 100 आदमी हैं। वह हंसना चाहता था, वह रोना चाहता था, और सबसे ज्यादा वह शाय को चाहता था। अगर यह कहानी तुम्हें अंदर तक खींच लाई हो, अगर साजिशों की यह आग और सत्ता के ये साए तुम्हें भी बेचैन कर रहे हों, तो समझ लो यह खेल अभी शुरू ही हुआ है। आगे रास्ते और भी अंधेरे होंगे, फैसले और भी भारी। इस सफर में बने रहो, क्योंकि वेस्टरोस में हर अगला कदम पहले से ज्यादा खतरनाक है।